हाय, दिस इज़ लीगल सलोनी और ये है हमारा 5th ब्लॉग। अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब मेरा दिन शुरू होने वाला है। दिन की शुरुआत हमेशा नहा के, पूजा करके और खाने के बाद ही मेरी होती है। जैसा कि आपने देखा कि मेरा घर अभी कंस्ट्रक्शन में है और हर समय कुछ ना कुछ आवाज़ से आती रहती है। बहुत ही मुश्किलों के साथ मुझे पढ़ना पड़ता है और रील्स बनाना पड़ता है। तो आज मैंने ऑफ़िस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वो केस अभी चल रहा है। बीपीएससी के अगेंस्ट में एक पिटिशनर है, रिट पिटिशनर है, अप्लाई की थी टीचर ट्रेनिंग लेक्चरशिप के लिए और उस एग्ज़ाम में वो बैठी थी। तो उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो एडवर्टाइज़मेंट आया था, यानी कि जो क्राइटेरियाज़ होते हैं कि आप ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे, फिर फर्दर आप एलिजिबल होते हैं। आपको रेसिडेंस अपना डालना है, कास्ट अपना सर्टिफ़िकेट डालना है और साथ ही में अगर नॉन क्रिमिनल ईयर से बिलॉन्ग करते हैं, तो नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफ़िकेट आपको डालना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है ना कि एडवर्टाइज़मेंट में लिखा हुआ होता है कि आप अपनी रेसिडेंस जहाँ पे आपका परमानेंट रेसिडेंस है, वहाँ से आपको नॉन क्रीमी लेयर डालना है। लड़की का शादी हो गया है 2001 में ही, तो उसका तो रेसिडेंस का ये अपना मैट्रिमोनियल होगा, अपना हस्बैंड का रेसिडेंस होगा और अनमैरिड वुमन रहेगी तब तो उसका तो फादर का जो रेसिडेंस है वो रहेगा। ये नोटिफ़िकेशन आया था 2016 में, तो वो उसके पहले ही अप्लाई की थी, यानी कि उसका जो रेसिडेंस है परमानेंट, वो तो उसका हस्बैंड का रेसिडेंस है। अपना भी सर्टिफ़िकेट अपना देती है तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बाद में भी उसका सर्टिफ़िकेट मेंस के जब रिटन एग्ज़ाम के समय पे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वो रिटन एग्ज़ाम भी देती है और वो रिज़र्वेशन कोटा में रहती है और उसके बाद फिर जब वो अपना इंटरव्यू के लिए जाती है, तो इंटरव्यू से पहले एक स्पेशल नोटिफ़िकेशन आ जाता है। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने फादर की तरफ से ही जो रेसिडेंस है, वहीं से आपको बनवाना होगा अपना नॉन क्रीमी लेयर अगर आप इससे बिलॉन्ग करते हैं, अदरवाइज़ फिर आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो इंटरव्यू के टाइम में वो जब लड़की जाती है, तो क्योंकि उसके पास नहीं बना हुआ रहता है और उसका जो सर्टिफ़िकेट नॉन क्रीमी लेयर का बना रहता है, वो अपने हस्बैंड की तरफ का बना हुआ रहता है। तो फिर यही लड़की चली जाती है अपना केस, मतलब इसका अब ये कहीं पे क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसके सर्टिफ़िकेट को, क्योंकि वो तो नोटिफ़िकेशन का हवाला देते हैं कि हम आपको जब इंटरव्यू का नोटिफ़िकेशन आया है, तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि आपको अपने फादर की तरफ से देना है, आप ये तो हस्बैंड की तरफ से दे रही हैं। तो वो एक्सक्यूज़ देती है कि मेरा जो कास्ट है वो सेम है, मेरे हस्बैंड का भी कास्ट सेम है, मेरा जो कास्ट है वही मेरे हस्बैंड का कास्ट है, तो हम तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यही रहता है कि कास्ट, अगर कोई भी बैकवर्ड कास्ट का जो पर्सन है, वो अगर कोई भी फॉरवर्ड कास्ट में यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर शादी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाला जो जो स्पाउस होगा, वो उसको रिज़र्वेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो आपका बॉर्न कास्ट है, उसी के कैटेगरी में आपको रिज़र्वेशन मिलेगा। तो इसीलिए ये नोटिफ़िकेशन में स्पेशली क लिखा गया था कि फादर वाला ही सर्टिफ़िकेट चलेगा। ये नहीं कि आप शादी करके आप उसको गलत तरीके से रिज़र्वेशन को यूज़ कीजिएगा। तो वो इसमें स्पेशली बोलती है, इट इज़ अ क्रिटिकल केस। तो थोड़ा समझ लो, धीरे-धीरे ही समझ में आएगा। तो इसमें यही रहता है कि मतलब इसमें यही एक्सक्यूज़ है, या यही हम लोग का कहना है, पिटिशनर की तरफ से हम लोग हैं इसमें, कि हम लोगों का कास्ट सेम है, हस्बैंड वाइफ का कास्ट सेम है, मेरा बॉर्न कास्ट जो है वही मेरे हस्बैंड का कास्ट है, तो हम किसी तरीके से तो फ़ायदा उठाएँगे नहीं। दूसरा कि मेरा नॉन क्रीमी लेयर जो है, अब वो फ़िलहाल बन के मेरा पिता की तरफ से भी आ चुका है और पहले तो पति की तरफ से था ही। तो मेरा ऐसा तो नहीं है कि हम इस नॉन क्रिमिनल लेयर को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि आप जाँच करवा सकते हैं और वो सारा का सारा जो बीपीएससी का जो वहाँ पे लोग हैं, वो उसे रिजेक्ट कर दिए थे। तो यही एक केस चल रहा है और इसमें बहुत, ये लगभग 2021 का केस है। हाँ, 21 का केस है और ये 2024 में इसके बहुत सारे हियरिंग हुए हैं और उसके बाद अभी भी ये चल रहा है और हर हियरिंग के बाद भी ये अभी पेंडिंग है। कल फिर इसका हियरिंग था, तो आज मुझे ये केस पढ़ने के लिए मिला था, तो मैंने इसे पढ़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप एज़ अ लॉ स्टूडेंट हैं और आपको देखना है कि क्या केस कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत टाइम लगेगा, धीरे-धीरे ही पढ़ना है। धीरे-धीरे पढ़िए, धीरे-धीरे समझिए, एक-एक पैटर्न देखते हुए जाइए, कहाँ पे पटना हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या पैटर्न है, एनेक्सर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनेक्सर्स को पढ़िए, क्योंकि स्टार्टिंग में हिंदी में लिखा रहता है तो हम लोग उसको स्किप कर देते हैं।
लेकिन एनेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनेक्चर क्या होता है? एनेक्चर का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग केस में फाइल करते हैं, जैसे एक तो पिटिशन तैयार होता है कि मेरा क्या कहना है, क्या क्या फैक्ट्स हैं, वो लिखा होता है रिट पिटिशन में, रिट एप्लीकेशन में। वो रिट एप्लीकेशन में लास्ट में प्रेयर रहता है, अगर पिटिशनर है तो प्रेयर रहेगा, प्रेयर रहेगा कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, और कोर्ट को जो सही लगता है, कोर्ट एज डीम फिट दे कैन ग्रांट, जो भी उनको सही लगता है वो आप मुझे ग्रांट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा रिट एप्लीकेशन। रिट एप्लीकेशन के साथ में हम लोग बहुत सारे कंटेंट को एनेक्स करते हैं, यानी लगाते हैं। ये सारे जो कंटेंट्स होते हैं, इसमें आपका आ गया आधार कार्ड, द बेसिक वन। आधार कार्ड के साथ साथ वकालतनामा, द बेसिक वन, ये सब में रहता है। इसके अलावा जितने केसेस हैं उसके हिसाब से सब चीज़ होगा। जैसे कि इस लड़की का जब केस है, तो इस लड़की का क्या क्या चीज़ है जो कि कोर्ट के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे नंबर वन कि अपना जो भी उसका सर्टिफिकेट है, अभी तक का जो भी उसका सर्टिफिकेट है वो उसका रहे, मतलब एकेडमिक सर्टिफिकेट। दूसरा, उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रहे, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो रहे, उसका जो भी नॉन क्रिमिलियर का जो सर्टिफिकेट है वो रहे। पांचवा, उस वो जब ये पूरा का पूरा जब रिजेक्ट उसका हो गया, तो वो स्पीड पोस्ट भी की थी। तो स्पीड पोस्ट की है, तो वो स्पीड पोस्ट जब की थी, अपना सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिलियर वाला बन गया जो था बाद में, तो वो जब वो बीपीएससी को पोस्ट की, तो पोस्ट करने का उसको काउंटर फॉइल कहते हैं। आज मुझे एक चीज़ नया मिला जानने के लिए, ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं, लेकिन आज एग्जैक्टली पता चला। तो काउंटर फॉइल उसको कहते हैं कि आपका उसमें स्पीड पोस्ट में जो रिसिप्ट होता है, उसमें रिसिप्ट नंबर लिखा रहता है, तो वो उसमें अनेक्स किया गया, तो उसका फोटो प्रिंट, उसको काउंटर फॉइल कहते हैं। फिर उसमें था कहाँ कहाँ गया है और कब, ट्रैकिंग का भी रिकॉर्ड था कि कहाँ पोस्ट हुआ तो फिर रिसीव हुआ कि नहीं, वो सब था। उसके बाद नोटिफिकेशंस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हुआ है तो सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन रहेगा। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के साथ साथ अब जो नोटिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे आया था, तो इंटरव्यू का नोटिफिकेशन वो रहेगा। तो ये सभी चीज़ें इस केस में इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। फिर एक और चीज़ रहेगा, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो आर्टिकल 350 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्टेट के लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में होगा। तो हमारा बिहार जो है यहाँ पे हिंदी में चलेगा, तो हिंदी में आपको रिप्रेजेंटेशन अटैच करना होता है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन देना कि मेरा ये कहना है और मेरी बातों को सुना जाए। तो ये एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर जो भी अथॉरिटी है जिससे कि मुझे ग्रीवांसेस है उसको भेजना, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। तो उसका भी एक फोटोकॉपी लगाना है। ये सभी चीज़ें होती हैं, और इसमें से कुछ चीज़ छूटा तो नहीं होगा, सब चीज़ तो मैंने बता ही दिया। ये सारी चीज़ें जब लगती हैं तो एक आपका बन जाता है रिट पिटिशन। रिट पिटिशन फाइल करने के बाद फिर काउंटर एफिडेविट आता है। सामने वाली पार्टी जो है वो काउंटर फाइल करती है, यानी अपना रिप्लाई देती है, और रिस्पोंडेंट्स को भेजा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही वो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, उसको भी एक दिन डील करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और एक अच्छा कमेंट भी आया है कल के वीडियो में कि आप जो भी हो सके लॉ से रिलेटेड अपना जानकारी और इनसाइट और पढ़ने का तरीका और क्या पढ़ी आप वो सब बताइए। मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ को आप देख के क्या करेंगे, मेरा पर्सनल लाइफ बहुत ही बोरिंग है। मेरा पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है, और हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ से तो यूट्यूब पे नहीं आए हैं। यूट्यूब पे मेरा आने का 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि मेरा रिविज़न हो, और दूसरा रीज़न कि मेरा टाइम यूटिलाइज़ हो जाए और सामने वाला को तो फ़ायदा होगा ही। साथ ही साथ मॉनेटरी तो सब लोगों को चाहिए ही एक सोर्स, तो ये भी एक रीज़न है टू बी ऑनेस्ट। तो ये 2 रीज़न की वज़ह से मैं यूट्यूब पे हूँ। अदरवाइज़ ये जो मेरा लीगल प्रोफ़ेशन है, पता नहीं कब तक ये कंटिन्यू हो पाएगा, क्योंकि जब हम लोग के पास बहुत सारा काम होगा और जब हम फुल ऑन अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं होगा बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और डेली व्लॉगिंग करने के लिए। क्योंकि ऐसे ही मुझे एडिटिंग करते-करते 9-10 रात बज जा रहा है, पोस्ट करते-करते 12 कल बज गया था, और इतना हेक्टिक हम नहीं कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम फ्री हैं और अभी मेरे कोई क्लासेस नहीं है, मेरे कोई मेरे बहुत ज़्यादा कोई मेरे बर्डन नहीं है, इसलिए हम कर पा रहे हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स मुझे देते रहिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा और मुझे जो सही लगेगा मैं तो वो पोस्ट करते रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।